हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में स्वागत है आप लोगों का। और आज हम आप लोगों के लिए है ना राजनीतिक शास्त्र पढ़ाने वाले हैं। जो चैप्टर का नाम है अध्याय 1 में हम लोग आज पढ़ेंगे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ठीक है, तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल पर जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। ये चैनल जो है 10th क्लास के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे चैनल पर यदि आपको अच्छे नंबर से पास होना है कोई भी एग्ज़ाम, 10th क्लास का एग्ज़ाम, आप लोग 10th क्लास का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो आज हम लॉन्ग प्रश्नों पर बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग को अच्छी तरह से पहले आंसर दिखा देते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ देखिए, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन पर, ठीक है। डिस्कस करेंगे आज कौन से चैप्टर पर, लॉन्ग क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है और हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो यहाँ देखिए, अध्याय 1 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अध्याय 1 का हमारा पहला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के प्रचलित नामों को लिखें, यानी कि लोकतंत्र को और हम किस किस नाम से जानते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लोकतंत्र को हम लोग जनतंत्र भी बोलते हैं, यानी जनता का शासन, है ना, जनता का उसमें भागीदारी होता है। या प्रजातंत्र वो भी होता है जनता के साथ, जिसको बोलते हैं डेमोक्रेसी, ठीक है, या फिर उसी को बोलते हैं जमहूरियत। तो याद रखिएगा, पूछेगा कि लोकतंत्र के प्रचलित नाम कौन कौन से हैं, तो क्या हो जाएगा, जनतंत्र, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी और जमहूरियत, ठीक है। ये इसके प्रचलित नाम है, ठीक है। तो चलिए, तो आज हम लोकतंत्र का अर्थ समझते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का अर्थ स्पष्ट करें। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो नीचे कमेंट में लिखें आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है। तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए और हम हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है, इस मैराथन में। तो यहाँ देखिए, पढ़ेंगे लोकतंत्र का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, देखिए। तो डेमोक्रेसी, ठीक है। लोकतंत्र का अर्थ क्या है, तो लोकतंत्र को हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी, ठीक है। तो डेमोक्रेसी जो शब्द है वो एक यूनानी शब्द है, ठीक है। यूनान के लोगों द्वारा एक डेमोक्रेसी शब्द लिया गया यूनान से, जिसका हिंदी रूपांतरण लोकतंत्र होता है, ठीक है। हिंदी में उसको लोकतंत्र बोलते हैं और अंग्रेजी में उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। और कहाँ से लिया गया डेमोक्रेसी शब्द, तो ये लिया गया है यूनान से, ठीक है। तो इसका जो रूपांतरण होता है, हिंदी रूपांतरण, उसका मतलब होता है लोकतंत्र। और यहाँ देखिए, यह दो यूनानी शब्द डेमोस और क्रेसिया दोनों से मिलकर बना है डेमोक्रेसी, ठीक है। तो डेमोस प्लस क्रेसिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेमोक्रेसी। तो इन दोनों से मिलकर डेमोक्रेसी शब्द बना है, जिसका जिसका अर्थ जनता का शासन होता है। क्या होता है, जनता का समर्थन या जनता का शासन होता है डेमोक्रेसी का मतलब। तो इस प्रकार लोकतंत्र में जनता अपनी प्रतिनिधि को चुनकर शासन चलाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं, ठीक है, लोकतंत्र कहते हैं। सही वे में अगर सिंपल मायने में आप अपने मन से अगर डिफिनीसन देना चाहें तो इसको बोल सकते हैं कि वैसी शासन प्रणाली जिसमें क्या होता है, वैसी शासन प्रणाली जिसमें जनता का अधिकार होता है, ठीक है। जनता अपनी सहमति से मत के द्वारा क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि का कलेक्ट करते हैं, चुनाव करते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भारत में किस तरह की जातिगत असमानता जारी है, ठीक है। भारत में आपको पता है कि भारत की लगभग पूरी आबादी जातिवाद पर निर्भर है, ठीक है, ठीक है, पूरी तरह से जातिवाद पर ही निर्भर। हर एक क्षेत्र में जातिवाद की भावना देखने को मिलती है। आप लोग गांव वगैरह में ही देखते होंगे, है ना, जातिवाद की भावना हर एक जगह होती है। जैसे कहीं भी शादी विवाह भी होता है तो उसके लिए भी जाति मिलना ज़रूरी है ना, बहुत कुछ मायने रखता है। तो भारत में जो होता है, किस तरह जातिगत असमानता जारी है, यानी कहाँ तक ये संभव है। तो यहाँ देखिए, पढ़ते हैं इसका आंसर कि वर्ण वर्ण व्यवस्था और जातिगत समुदाय की सबसे बड़ी व्यवस्था है, ठीक है। वर्ण व्यवस्था जो है जातिगत समुदाय की सबसे बड़ी व्यवस्था है। इस वर्ग में कई जातियां शामिल होती है, ठीक है। वर्ण व्यवस्था यानी रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है ना। तो इस तरह से बहुत सारा जातियां क्या है, शामिल है इस वर्ग में, है ना, जातिगत में। इसमें भारत में जातिगत असमानताएं लगभग सभी धर्म में मौजूद होते हैं, ठीक है। सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं असमानताएं, बल्कि सभी धर्म में क्या होता है, जातिगत भावना देखने को मिलती है, सभी धर्मों में मौजूद होते हैं। आदि काल में क्या हुआ था कि काम के हिसाब से जाति का बंटवारा किया गया था। आज नहीं, बहुत समय पहले क्या हुआ था कि आदि काल में, है ना, काम के हिसाब से जाति का बंटवारा किया गया था, है ना। कि अगर वो कोई भी व्यक्ति अगर पूजा करवाता है तो वो
ब्राह्मण की कैटेगरी में रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति है ना, यानी उसके काम के आधार पर क्या किया गया था, जाति का बंटवारा किया गया था। परंतु आज वर्तमान समय में इसका जो रूप क्या है, बदल गया है, इसका जो स्वरूप है बदल गया है थोड़ा सा। वर्तमान में क्या होता है कि वर्तमान समय में भारत में लगभग 70% लोग गांव में निवास करते हैं। जितना भारत में आबादी है तो उसका 70% आज वर्तमान में क्या है, गांव में निवास करते हैं। अब धीरे धीरे शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, क्योंकि रोजगार कम हो रहे हैं, कृषि पर निर्भरता कम हो रही है, तो लोग क्या कर रहे हैं, शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। लेकिन आज भी वर्तमान समय में 70% आबादी ऐसे हैं जो कि गाँव में निवास करती है। जहाँ प्रजातीय असमानता जारी है, ज़्यादा जातिवाद की भावना देखने को मिलता है ना। भारत में सामाजिक ताना जाना इतना मजबूत है, जो जाति का है, जो भी कोई भी व्यक्ति अगर किसी जाति का है तो उसी जाति से क्या करेगा, विवाह करना पड़ेगा, ऐसा नियम है ना भारत में। उसका अगला क्या है कि कुछ कुछ अगली जाति जो होते हैं, जो शिक्षा, नौकरी, आर्थिक स्थिति से मजबूत हैं, वो कुछ पिछड़ी जाति जो होते हैं जिसकी है ना आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और शिक्षा ना के बराबर है। ठीक है, तो ये सब जातिगत भावनाएं हैं। जैसे जो थोड़ा है ना निचली जाति के लोग होते हैं, उनके पास शिक्षा का थोड़ा अभाव होता है। जो उच्च जाति के होते हैं उसके पास शिक्षा का क्या होता है, काफ़ी है ना उच्च स्तर पर शिक्षा होता है उनके पास। इन दोनों के बीच असमानताएं जारी है। ऐसे आरक्षण का लाभ छात्रवृत्ति, आवास, जमीन और सस्ते दर पर अनाज सरकार के द्वारा पिछड़े जाति को दी जाती है। यहाँ तक कि सरकार के द्वारा भी इसका सपोर्ट किया जाता है ना। यानी जो निचली जाति के लोग हैं उनको क्या किया जाता है, छात्रवृत्ति दिया जाता है, आवास दिया जाता है ना, ज़मीन दिया जाता है, बहुत सारा होता है, सरकार के द्वारा योगदान दिया जा रहा है गरीब लोगों को, निचली जाति के लोगों को। तो इस योजना का लाभ इसलिए दिया जा रहा है ताकि वह समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। जो लोग उन्हें हीन भावना से देखते हैं, नीचे की नज़र से देखते हैं, वो भी एक समाज में अच्छे व्यक्ति का रूप ले सके, इसलिए सरकार के द्वारा ऐसा कदम उठाया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा कंप्लीट तरीके से। आप इसको अपने भी मायने में लिख सकते हैं। इतना बड़ा आंसर आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ टॉपिक पकड़िए और उस पर लिख डालिए, जो मन में आता है लिख दीजिए, लेकिन कंप्लीट होना चाहिए, एक मेच्योर डिफिनीशन होना चाहिए, है ना। ऐसे कि अगड़म बगड़म लिख दीजिएगा तो आपको आंसर नंबर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, कॉपी अच्छे तरीके से चेक होती है 10th क्लास की। तो इसी तरह का आप लोग अपना लैंग्वेज यूज करिए और इसी तरह से आप अपने रूप में भी डिफिनीशन लिख सकते हैं। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम, कि किन्हीं दो बातों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाता है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और यहाँ पर देखिए आप लोग को एक राय देते हैं कि आप लोग क्या करिए कि क्वेश्चन बैंक उठाइए। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में हर एक जो सब्जेक्ट होते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट से क्या करिए, नोट्स बनाना शुरू करिए। उससे आप क्वेश्चन कलेक्ट करिए कि कौन से क्वेश्चन किस बार पूछे गए हैं। ठीक है, उसका अलग अलग सब्जेक्ट का नोट्स बनाइए, और हम जो यहाँ पर आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं उस आंसर को उस क्वेश्चन के जरिए जोड़िए, है ना। अंत में आपको क्वेश्चन बैंक का भी सॉल्यूशन मिलेगा हर एक चैप्टर का, लेकिन आपको जो दिया जा रहा है, जो बोला जा रहा है, उसको थोड़ा समझिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि किन्हीं दो, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बनाना आज से शुरू कर दीजिए, और हमारा जितने भी चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, सब्जेक्टिव दिया जाता है, आप उसको नोट्स के जरिए बनाइए। और क्वेश्चन बैंक बहुत मायने रखता है एग्जाम के लिए, क्योंकि काफ़ी प्रश्न उससे बनते हैं। तो आज हम चौथे प्रश्न पर बात करेंगे, किन्हीं दो बातों का जिक्र करें जो भारत को क्या करता है, धर्मनिरपेक्ष बनाता है। ठीक है, पहला क्या है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष है जिसका निम्नलिखित दो कारण है। पहला क्या है कि हमारे देश में किसी भी धर्म को है ना राजकीय धर्म का दर्जा नहीं दिया गया है ना, क्योंकि भारत में जो है आपको पता है कि अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना। इस तरह का 4 जाति धर्म के लोग भारत में रहते हैं, निवास करते हैं, और किसी भी धर्म को भारत में क्या किया, राजकीय दर्जा नहीं दिया गया है। जबकि श्रीलंका में बौद्ध धर्म, यानी कि वहाँ ज़्यादातर जो है बौद्ध धर्म के ही ज़्यादा अनुयायी हैं। पाकिस्तान में टोटल मुस्लिम धर्म है ना, इस्लाम धर्म है ना, क्योंकि वहाँ मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, सभी धर्म को समान दर्जा दिया गया है ना। किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया गया भारत में। ठीक उसके विपरीत भारतीय संविधान में किसी भी धर्म को विशेष धर्म का दर्जा नहीं देता है। चलिए दूसरा इसका रीज़न पढ़ते हैं कि संविधान में हर नागरिक को यह स्वतंत्रता दी गई है, संविधान में जो है हर एक नागरिक को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वह अपनी विश्वास के साथ किसी भी धर्म को अपना सकता है। भारत में ये स्वतंत्रता है कि अगर कोई व्यक्ति इस्लाम धर्म का है तो अगर मंदिर में भी पूजा करना चाहे तो वो कर सकता है अपनी खुशी से, ऐसा अधिकार दिया गया है ना गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि हमारे संविधान में ये सब का वर्णन किया गया है कि आपको जो मर्जी आप अपना धर्म मान सकते हैं, कोई उसको है ना रोक नहीं सकता है।
इसके लिए उसे किसी भी लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक धर्म को मानने वाले लोग शांतिपूर्वक ढंग से प्रचार प्रसार कर सकता है अपने धर्म का, और इसके लिए वह स्कूल, कॉलेज, अस्पताल भी खोल सकता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर इस्लाम धर्म के हैं तो अस्पताल नहीं खोलेंगे, हिंदू धर्म के हैं तो कुछ और अदर काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है ना। भारत में सभी धर्म को समान तरीके से देखा गया, समान नज़रिए से देखा गया है। चलिए, उम्मीद करते हैं ये दोनों आंसर आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं, ठीक है, इससे काफ़ी प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करें, आप लोग के कमेंट से क्या होता है, हम मोटिवेट होते हैं और आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा, है ना, डिफिनीशन, अच्छा से अच्छा क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है, आप लोग का एग्जाम काफ़ी बेटर जाएगा, हमारे साथ बने रहिए। तो 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें। तो जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिसमें भारत के स्त्रियों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, ठीक है, उसका भी जिक्र किया गया है। ठीक है, भारत में जो है आप लोग को पता है कि महिलाओं के साथ काफ़ी भेदभाव किया जाता है ना, दहेज प्रथा काफ़ी है। तो चलिए इसका आंसर पढ़ते हैं हम लोग कि वर्तमान समय में महिलाओं के साथ भेदभाव सभी धर्मों में देखने को मिलता है। चाहे किसी भी धर्म का हो, महिला के साथ भेदभाव हमेशा किया जाता है। भारत एक विकासशील देश है। विकासशील मतलब विकसित हुआ नहीं, अभी विकास के क्या है, रास्ते पर चल रहा है ना, पूरी तरह से विकसित नहीं है भारत। तो भारत एक क्या है, विकासशील देश है। वर्तमान समय में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, भेदभाव किया जा रहा है हर एक धर्म में, और भारत एक क्या है, विकासशील देश है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे पढ़ते हैं कि यह जहाँ स्त्रियों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है ना। स्त्रियों की जो स्थिति है हमारे देश में भी अच्छी नहीं है। आज़ादी के पहले भारत में स्त्रियों की स्थिति और भी ख़राब थी, है ना। महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, है ना, काफ़ी कंडीशन ख़राब था महिला का। उसके बाद आज़ादी के बाद भी कुछ सुधार हुआ, परंतु काफ़ी हद तक नहीं हुआ, जो चाहिए वो नहीं हो पाया है। स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए सरकार ने समय समय पर अनेक योजनाओं का लाभ दिया है, फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ है। भारत में एक पुरुष प्रधान देश है। भारत क्या एक पुरुष प्रधान देश है, जहाँ पुरुषों की आर्थिक स्थिति, आर्थिक महत्व दिया जाता है। यानी पुरुषों क्या होता है, जैसे कि आप लोग को पता है ना, कि देखिए भारत एक पुरुष प्रधान देश है। पुरुष प्रधान कहने का मतलब कि भारत में जो है सर्वा पुरुष को ही माना जाता है। स्त्रियों को नीचे भावना से देखा जाता है, उनको कम इज्जत दिया जाता है समाज में, है ना, कोई भी काम करने से रोका जाता है ना, हर एक क्षेत्र में। लेकिन अब धीरे धीरे सरकार क्या हो रहा है, जागरूक हो रहे हैं, जनता जागरूक हो रही है, तो धीरे धीरे उन लोगों का भी योगदान हर एक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। तो अतः हम कह सकते हैं कि महिलाएं अपने ही घर में भेदभाव से पीड़ित है ना। भारत की आधी आबादी महिलाओं की है, फिर भी महिलाएं शोषित और पीड़ित हैं। भारत में आधी से ज़्यादा आबादी क्या है, महिलाओं की है, फिर भी उन्हें शोषण किया जा रहा है ना। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाकर महिलाओं के सम्मान करते हैं, है ना, सम्मान व्यक्त करते हैं। और परंतु यह दिखावा है, जो कुछ भी 8 मार्च को दिया जाता है महिला सम्मान दिवस, ये सब दिखावा है। इससे अच्छा है कि आप महिला को एक अच्छा, है ना, प्रोवाइड कीजिए ताकि वो समाज में अच्छे से जी सके, है ना, उन्हें किसी भी चीज़ से रोका ना जा सके, वो भी अपनी मर्ज़ी से जी सके जैसे हर एक पुरुष जीते हैं। परंतु आज वर्तमान में क्या होता है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र से कम नहीं है। सरकार के द्वारा जो अथक प्रयास किया गया उसके ज़रिए महिला हर एक क्षेत्र में आगे है। कुछ महिला डॉक्टर भी है, कुछ इंजीनियर भी है, कुछ प्रोफेसर है, तो कुछ अन्य सरकारी जगहों पर क्या है, अपना अपना सेवा कर रही है। महिलाओं को शोषण रोकने के लिए उसे शिक्षित करना पड़ेगा, है ना। यदि महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी तो खुद से उनका शोषण रुक जाएगा, वो भी आवाज़ उठाएंगे अपने, है ना, जब भी उनका शोषण होगा तो वो एक आवाज़ उठाएंगे। आज क्या है कि वर्तमान समय में महिलाएं जो है 54% महिलाएं पढ़ी लिखी है, जबकि पुरुष जो है 76% पढ़ी लिखी है। जितना आबादी है उसका 54% महिला पढ़ी लिखी है, और टोटल महिला जितना है उसका 54%, और जितना पुरुष है उसका 76% पुरुष क्या है, साक्षर हैं। एक औसतन माना जाए तो एक पुरुष जो है 6 घंटा काम करता है और एक स्त्री जो है 7.5 घंटा काम करता है। दोनों को बराबर का अधिकार अभी भी नहीं दिया गया है। तो यहाँ क्या होता है कि बेटियों को जन्म से पहले मार दिया जाता है, ठीक है। अतः उपयुक्त विवेचना के आधार पर हम कह सकते हैं कि समाज में कुछ लोगों के कारण महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जिसके कारण उसकी स्थिति क्या है, काफ़ी कंडीशन ख़राब है ना, उसकी स्थिति क्या है, दयनीय है। तो आप उम्मीद करेंगे आप लोगों के प्रति जो आप लोगों का जो है महिलाओं के प्रति काफ़ी, है ना, सम्मान होगा।
चलिए, छठा नंबर हमारा प्रश्न है कि क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। अगर भारत में जातिवाद की भावना देखने को मिलती है तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि जातिवाद, एक जाति धर्म के लोग है ना इलेक्शन में खड़ा हो और टोटल उस जाति का उसको सपोर्ट करे और वो जीत जाए इलेक्शन में। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, इस क्वेश्चन में यही समझाया गया है। ठीक है, तो इसका दो रीज़न है। चलिए पहले रीज़न की बात करते हैं, है ना। जाति के आधार पर चुनावी नतीजे तय नहीं किए जा सकते, इसके दो कारण हैं। पहला कारण क्या है कि एक जाति का अनेक उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना जाति के आधार पर चुनाव के नतीजे से कुछ देर के लिए प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, समझिएगा इस पॉइंट को क्या कह रहा है कि यदि एक जाति का अनेक उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना जाति के आधार पर चुनाव के नतीजे कुछ देर के लिए प्रभावित हो सकते हैं परंतु अस्थायी नहीं। ठीक है, क्योंकि जैसे ही जातिवाद की भावना उत्पन्न होगा तो अदर जो कास्ट के लोग होंगे उनको सपोर्ट थोड़ा कम करेंगे, है ना। एक ही जाति का उम्मीदवार बन जाने से मत का क्या हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। मत का बंटवारा हो जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जाति के आधार पर चुनावी नतीजे नहीं लड़े जा सकते। इसलिए जितने भी सेक्टर हैं, हर एक सेक्टर में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। ऐसा नहीं कि हर एक सेक्टर में एक ही जाति धर्म के लोगों का चुनाव होता है ना। यही रीज़न है, क्योंकि अगर एक ही जाति धर्म का अगर चुनाव लड़ेंगे, है ना, तो वो उसी को सपोर्ट करेंगे जो उसकी जाति का हो। इसलिए अलग अलग जाति धर्म का लोग चुनाव लड़ते हैं और अपने अपने, है ना, सोच के अनुसार क्या करते हैं, विकास करते हैं देश का। चलिए अगला हमारा दूसरा इसका रीज़न क्या हो सकता है कि लोगों का पढ़ा लिखा होना। देखिए, भारत की जनता धीरे धीरे शिक्षित हो रही है, आप लोगों को भी पता है। वह जात पात पर विश्वास नहीं रखते हैं। कुछ अभी भी गांव में काफ़ी लोग ऐसे हैं, मतलब कुछ लोग होते हैं है ना, निरक्षर जो होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, उनके मन में जातिवाद की भावना होती है कि ये इस जाति का है, इसके साथ नहीं खाना है, नहीं बैठना है, इस तरह का। वे काम के आधार पर उम्मीदवार को क्या करते हैं, मत देते हैं, जिसमें जाति का कोई मायने नहीं रह जाता है। ठीक है, उपयुक्त विवेचना के आधार पर हम कह सकते हैं कि जाति का आधार चुनावी नतीजे तय किए नहीं जा सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और उम्मीद करते हैं हमारा जो बताया हुआ हर एक चीज़ आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लगे तो नीचे कमेंट में यस या नो ज़रूर जवाब दें। ठीक है, 7वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, यानी कि विधायिकाओं में महिला का कितना हद तक योगदान है ना, कितना % उसको आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। तो चलिए इसका आंसर पढ़ते हैं। क्या हो जाएगा कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रति क्या होता है, प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। तो औरतों के प्रति आज गलत विचार देखने के कारण आंदोलन की शुरुआत हुई है। ठीक है, महिला आंदोलन की मुख्य मांगे सत्ता में भागीदारी से को ली और इसका मुख्य कारण क्या है कि महिलाओं के प्रति महिलाओं ने सोचना शुरू कर दिया है। ठीक है, देखिए महिला ने बहुत गुहार लगा ली कि अब हमको आरक्षण मिलेगा, अब हमको समाज में एक अच्छा, है ना, अच्छा नज़रिया दिया जाएगा, अच्छा सोच बदलेगा, लेकिन कोई नहीं सुनता उन लोगों का। इसलिए महिलाओं ने खुद सोचना शुरू किया और उन्होंने क्या किया कि हर एक क्षेत्र में जाने का योजना बनाई, ताकि हर एक क्षेत्र में जाए और सभी क्षेत्र में महिलाओं का एक अच्छे तरीके से, सुसंगठित तरीके से क्या उनका, है ना, सम्मान मिल सके उनको। देखिए आगे पढ़ते हैं, इसका क्या हो जाएगा कि जब तक सत्ता में औरत नहीं रहेगी तब तक उसका बात सुनने को तैयार नहीं रहेगा, क्योंकि दर्द उसी को होता है जिसको चोट लगता है। ठीक है, तो महिला का जो दर्द होता है वो पुरुष, है ना, अदर क्या जाने। इसलिए उन्होंने स्वयं सोचना शुरू किया और एक सत्ता में क्या हुआ, अब उन्होंने भागीदारी लिया और हर एक क्षेत्र में अपना अपना योगदान दिखाने लगे। इसी बात को पूरा करने के लिए सत्ता में भागीदारी दी गई। आज़ादी के पहले राजनीतिक में महिलाओं की भागीदारी उतनी अच्छी नहीं थी, परंतु धीरे धीरे महिलाओं की भागीदारी होती चली गई और आज वर्तमान समय में महिला जो है लोकसभा राज्यसभा में चुनाव के जरिए चुनकर जा रही हैं और भारत के सभी राज्यों में महिलाओं के प्रति अच्छी नीति और अच्छी सीटें हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वहाँ की सीएम है, गुजरात में आनंदीबेन पटेल, राजस्थान में वसुंधरा राजे और तमिलनाडु में क्या है, जयललिता है। ठीक है, तो महिला जो है आज हर एक क्षेत्र में है, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो या किसी भी सेक्टर में हो, हर एक क्षेत्र में महिलाओं का योगदान क्या है, काफ़ी आगे है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगला क्या होगा इसका।
यहाँ तक कि लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन महिलाओं की बातों को आगे बढ़ा रही है ना। भारत के लोकसभा में महिलाओं की प्रतिनिधियों की संख्या है ना 59 है, और इसका 11% सभी आगे हैं, है ना। यहाँ देखिए भारत में क्या है, महिलाओं की संख्या लोकसभा में 59 है, और इसका 11% क्या है, काफ़ी आगे है। चलिए अगला है कि अतः उपयुक्त विवेचना के आधार पर हम कह सकते हैं कि महिलाओं जो है प्रतिनिधित्व को बढ़ाना लोकतंत्र के लिए शुभ है। ठीक है, यदि देश का विकास करना है तो महिला को आगे बढ़ाना होगा, उनका सपोर्ट करना होगा। देखिए हम मानते हैं कि थोड़ा आंसर बड़ा है, लेकिन इसको आप अपने अपने लैंग्वेज में सजा कर इसको छोटा भी लिख सकते हैं। तो नंबर पर डिपेंड करता है, आपको कितना नंबर का एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना, उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए ये देखिए आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं आप लोग को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। ये देखिए हमारे चैनल का नाम है सक्सेस स्टडी पॉइंट। तो देखिए स्टूडेंट, जो लोग चैनल पर नए हैं, अभी भी आप लोग का टाइम है, हमारे चैनल पर अभी भी आप पीछे हैं तो हर एक वीडियो देखिए, हर एक सब्जेक्ट का लेक्चर देखिए, है ना। आप लोग को हर एक सब्जेक्ट प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स से पास हो सकें। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। ठीक है, सक्सेस स्टडी पॉइंट को। चलिए थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चलिए थैंक यू।